अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। रात लाहौर में कत्ल की एक लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। कोई भी इंसानी कत्ल माशरे पर संगीन असरात मुरत्तिब करता है और बिलाशुबा हर इंसानी जान की हुर्मत है, मगर रात का कत्ल माशरे और निज़ाम पर संजीदा सवालात पैदा कर रहा है। कत्ल एक ऐसी तकरीब में हुआ जहां वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बनफ्स नफीस मौजूद थे। कत्ल शादी की तकरीब में हुआ। कत्ल ऐसे वक्त में हुआ जब मकतूल समेत बाकी भाई वज़ीर आला पंजाब को रुखसत कर रहे थे। क्या वज़ीर आला जैसे अहम और हसास ओहदे की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्या कातिल इस कदर आसानी से हदफ तक रसाई रखता है? कातिल असलहे समेत तकरीब में रहा, किसी ने नोटिस ना लिया। सवाल संजीदा हैं और गंभीर भी। दूसरी तरफ फयाज चौहान साहिब फिरदौस आशिक आवान साहिबा को पंजाब में रिप्लेस कर रहे हैं। ज़राए कहते हैं कि इस तब्दीली का मकसद यह है कि फिरदौस आशिक आवान तरीन ग्रुप को आड़े हाथों नहीं ले रही थी। चौहान साहिब ये खिदमत बेहतर तौर पर अंजाम देंगे। जब फिरदौस साहिबा को लाया गया था तो तब ये कहा गया था कि वो मरियम नवाज साहिबा को खास तौर पर मद्देनजर रख कर लाई जा रही हैं, यानी हदफ तब्दील वजीर तब्दील। क्या ये पॉलिसी है? उधर मियां साहिब को शायद अपील में वीज़े में तौसी मिल जाए, लेकिन इसकी सियासी कीमत क्या होगी? क्या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उन्हें जेल की सऊबत से बचाने की कोशिशें कर रहे हैं? कराची के लिए माजी में तरक्याती पैकेजेस के ऐलानात होते रहे या फिर ऑपरेशन के ऐलानात, अब की बार एक एक्शन प्लान मुरत्तिब किया गया है कि कराची में विफाक की अमलदारी बढ़ाई जाए। ये एक्शन प्लान क्या सियासी नताइज लाएगा? इंतजार जारी है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। मेहमान जो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ रुकन कौमी असम्बली राना मोहम्मद तनवीर साहब होंगे। आगाज़ करेंगे सदाकत साहब आपसे। जो गुज़िश्ता रात वाक़या सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हुआ, वज़ीर आला पंजाब तकरीब में मौजूद थे, लर्जा खेज कत्ल की वारदात, इस कदर बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, कोई खदशात हैं हुकूमत को? कहां पर चूक हुई? आयशा बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया और अभी भी आपका सवाल है, बिल्कुल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और सिक्योरिटी के इदारों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि जहाँ इतनी हाई प्रोफाइल मूवमेंट हो वहाँ कोई आदमी आया और उसने ये वक़ूआ किया। बिल्कुल आपका सवाल भी ठीक है और इस पे इंतज़ामिया को, पुलिस को जवाब देना है कि इतनी सिक्योरिटी की कमज़ोर सूरत हाल अगर इतनी हाई प्रोफाइल इवेंट में है, लेकिन साथ साथ जब इस तरह के प्राइवेट इवेंट्स होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ जाना भी वहाँ हमारे मुआशरे में अच्छा नहीं समझा जाता कि अगर हम किसी शादी में जाएँ साथ पुलिस वाला जाए, फैमिलीज़ होती हैं। लेकिन बहरहाल मैं इसको फिर भी सिक्योरिटी के इदारों की नालायकी समझता हूँ कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, इसको प्रीएम्प्ट उनको करना चाहिए था, या जो भी उसका फॉल आउट है वो बिल्कुल इसको क्या सदाकत साहब, क्या किसी जिम्मेदार का तयन हो सकेगा? क्योंकि अब तक जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है उसमें इदारे एक दूसरे पर डाल रहे हैं, या हमें पता नहीं चल सका, या 1 घंटा था जाने में इसलिए इंतजामात नहीं किए जा सके, ये कोई जस्टिफिकेशन हो सकती हैं? नहीं, पहली बात तो यह है कि इदारों ने तो हर चीज़ को टेक्निकली लेना होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई शादी के इवेंट में कोई MNA, कोई MPA, कोई वज़ीर, कोई इस तरह का वज़ीर आला बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ आए तो उसको अच्छा समझा नहीं जाता हमारे मुआशरे में। लिहाजा वो हम लोग जो है ना वो इसमें थोड़ी सी लापरवाही करते हैं और शायद जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आती हैं वो इदारों के लिए थोड़ी सी रुकावट बनती हैं। लेकिन इसके बावजूद ये किसी भी इंसानी जान को ख़तरे में डालना मेरा ख्याल है हमारे रस्म और रवाज की जो भी उनकी रूटीन है उससे ज़्यादा है, और इसको, इस सारे प्रोसेस को, इस सारे SOP को रिकन्सिडर करना चाहिए। और हाई प्रोफाइल शख्सियात को जहाँ कहीं जाना हो तो मेरा ख्याल है उसके लिए हमें ये अपनी माशरती जो हमारी कदरें इनको चेंज करके तो सिक्योरिटी और मेरा ख्याल है कि इस हालात में ये गलती है और मानना चाहिए। तो जिम्मेदार का तयन किया जा सकेगा आपके ख्याल में इस पूरे मामले में? पंजाब बिल्कुल किया जाएगा, इतना हाई प्रोफाइल वाकया है। और क्योंकि एक नहीं ना सदाकत साहब, यहाँ पर लातादाद हाई प्रोफाइल शख्सियात भी मौजूद थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ CM पंजाब थे, बहुत से लोग, बड़ा इवेंट था ये वाकया कोई इग्नोर करने वाला वाकया नहीं है, हाई प्रोफाइल वाकया है और ये उस लिहाज से सिक्योरिटी की लैप्स है या सिक्योरिटी ब्रीच है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको जिम्मेदारी का तयन किए बगैर ये मामला रहेगा। बिल्कुल सवाल भी ठीक है और मेरा ख्याल है हर
24 घंटे बाद इसमें अपडेट भी किया जाएगा कि क्या क्या इसमें अपडेट्स हैं और कौन कौन इदारा जिम्मेदार है और कितनी किसकी नेग्लिजेंस है। राना तनवीर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी राना साहब, एक तो ये सिक्योरिटी का वाकया जिस पर सदाकत साहब से मैं बात कर रही हूँ, एक शर्मनाक वाकया रहीम यार खान में भी पेश आया है, मंदिर पे जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ा, मजमूई तौर पर सिक्योरिटी के मामलात और सूरत हाल आपके ख्याल में क्या पंजाब में बेहतरी की जानिब है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसको जिस तरह भी ये कवर करने की कोशिश करे गवर्नमेंट, जब से ये गवर्नमेंट आई है लॉ लेसनेस है, बहुत ज्यादा लॉ कानूनियत है और इस किस्म के रोजाना वाक़यात हर इलाके में हो रहे हैं। कोई हाईलाइट हो जाता है, कोई नहीं होता। मेरे अपने इलाके में और बाकी जगहों पे भी जो रिपोर्ट होते हैं या नहीं रिपोर्ट होते पता चलता है, कत्लो गारत, डकैती, रेप और इस किस्म के इतने वाक़यात है, अगवा, बच्चों का अगवा, लेकिन किसी की कोई भी ऐसे केस का कोई मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचे जिससे लोगों को खुली छूट मिली हुई है। और इस तरह का जो वाक़या कल लाहौर में हुआ है या वहाँ रहीम यार खान में हुआ है, ये तो किसी तरह भी उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस लेना पड़े तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बाइस शर्म है, इंतजामिया के लिए या कौम के लिए। हमारी गवर्नेंस पे बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक वो कहते हैं ना गुड गवर्नेंस, एक बैड गवर्नेंस होती है। ये तो किसी खाते में गवर्नेंस है ही नहीं, देयर इज नो गवर्नमेंट। और इसी तरह बस चल रहा है, अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह के सहारे चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई किसी जगह पे भी कोई पूछगिछ नहीं है, किसी जगह पे लोगों को इंसाफ या दाद रसी नहीं हो रही। और जान किसी वीवीआईपी की जाए, वीआईपी की जाए या आम इंसान की भी जाए, वो उतनी कीमती है। ये किसने कहा है कि वीवीआईपी के लिए बहुत ज्यादा होना चाहिए? यहाँ तो मेरा ख्याल है किसी जान की कीमत ही नहीं रही, कोई कदर कीमत ही नहीं है कि जानी इंसान भी कोई चीज होती है। राना साहब कह रहे हैं कि किसी खाते की जी कंडेम किया जाए, किसी भी खाते की गवर्नेंस नहीं है। तो मंदोखेल साहब, अगर ये जो पंजाब में वाकया हुआ है, ऐसे खुदा न खास्ता कोई वाकया कराची में हो जाता, वजीर आला भी मौजूद होते, तो वाकई जो वहाँ की ऑपोजिशन है वो बहुत आवाज उठाती, पीटीआई के लोग बहुत कुछ बोलते, आप लोग तो खामोश हैं इस तरह के वाकये पे अब तक। मेरे ख्याल में मुझे ला के इख्तलाफ सदाकत अब्बासी साहब से, मगर उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपको जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया है। और वो हर चीज़ वो मान रहे हैं, वो नाइली कोताही सब मान रहे हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल में फिर मुनासिब नहीं है कि मैं उसको थोड़ा और सख्त अल्फाज अदा करूँ, क्योंकि इंसान की जान तो इंसान है, चाहे वो पंजाब में हो, पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो। तो मैं कहता हूँ यकीनन सिक्योरिटी दारों के लिए, पुलिस के लिए और ख़ुद सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमतों के लिए लम्हा फ़िक्र है कि इस तरह अगर कोई कातिल जो है ना इतना वीवीआईपी प्रोग्राम में घुस के और सामने से वो कत्ल कर सकता है, तो इसका मतलब ये कि कोई भी इंसान महफूज नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि गो के इंतहाई नाखुशगवार एक इंसान की जान चली गई है, चाहे वो जो उसके कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए और तमाम पाकिस्तान के लिए ये एक लम्हा फ़िक्र है कि हमें यानी इसका मतलब ये है कि इस तरह प्रोग्राम में कोई भी बंदा टारगेट हो सकता है। वीवीआईपी आम आवाम के तो आप बात ही ना करें। और फिर साथ साथ जो मंदिर वाली बात आपने की है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। बिलावल भुट्टो साहब ने, हम सब ने बड़ी मजम्मत की है, बल्कि कौमी असम्बली में सदाकत अब्बासी साहब भी मौजूद होंगे, वहाँ भी बड़े ज़ोर शोर से और करारदाद पास की है। मगर मैं कहता हूँ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बात यहाँ ख़त्म नहीं इस वजह से नहीं होती कि हो सकता है कि इसमें इंडिया का हाथ हो, क्योंकि वो इस तरह अगर हरकत करे या इस तरह लोगों को उकसाए तो यकीनन फिर उनको दुनिया के सामने ये बात करने में जो है ना वो आसानी होगी। देखिए पाकिस्तान में मंदिरों पे किस तरह, जब इनको पता नहीं है कि जितना हमें बाकी हमारे मुसलमान अजीज़ है, इस तरह हमें अक़लियत भी अजीज़ है। और सिंध में तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, हमें अपनी अक़लियत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। इस वजह से पाकिस्तान के झंडे में भी सफ़ेद रंग का जो निशान है वो इसी वजह से है कि अक़लियत है, और अक़लियत भी इसी तरह पाकिस्तानी है जिस तरह मैं और आप हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ इन वाक़यात से जो गो के चीफ जस्टिस साहब ने 100 मोटर लिए है, और चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ी खूबसूरत जुमला इसमें और ज़रूर की है कि उसने ये नहीं कहा कि मुलज़िमान को गिरफ्तार करो,
बगैर मुलजमान के साथ साथ जो मास्टर माइंड है उसको भी गिरफ्तार करो। जाहिर बात है वो तो लड़के नौजवान लग रहे थे, उसको किसी ने भी उकसाया होगा, तो ये उकसाने वाले कौन है? ये उकसाने वालों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आज ये वाक़या है, अल्लाह न करे कल किसी और सूबे में और इसी पंजाब में कोई और दूसरा हो सकता है। लिहाजा उसका सूबाई हुकूमतों, वफाकी हुकूमत को सर जोड़ के और उसके ऊपर गौर करने चाहिए। टेस्ट केस बनाने की जरूरत है, ऐसे वाकयात की जिम्मेदारी है, टेस्ट केस बनाने की जरूरत है। बिल्कुल दुरुस्त मंदोखिल साहब। राना तनवीर साहब, वीजा तौसी की दरखास्त जो मुस्तरद हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की, क्या उम्मीद रख रहे हैं वहां पर नवाज शरीफ साहब, और क्या समझ रहे हैं कि इसकी सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी मुस्लिम लीग नून को? नहीं, मुस्तरद हुई है वो ऐसी, मेरा हाल कोई बात नहीं। एक पासपोर्ट एक्सपायर हुआ जो न्यू नहीं हुआ, तो उस वजह से मेरा हाल कोई उसकी कोई लीगल प्रोसेस तरह का होता है। लेकिन मियाँ साहब के पास फोरम है, वो इलाज के लिए वहाँ गए हुए हैं, वो अपील में जाएंगे और एक फोरम, दो फोरम, और इंशाल्लाह वो इलाज करा के वापस आएंगे। ये मैं आपको राना साहब, हुकूमत तो इसका क्रेडिट ले रही है इस मुस्तरद होने को लेकर, और आप नहीं समझते कि इससे पार्टी पॉलिसी जो है या पार्टी को पॉलिटिकल डैमेज होगा? कोई इस पॉलिसी पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि हुकूमती वुज़रा तो कह रहे हैं कि इलाज ही नहीं मुकम्मल हो रहा। जब ये बात होती तो फिर इलाज शुरू हो जाता है। नहीं, इलाज कई दफा कह चुके हैं कि वो उधर कोविड की वजह से उनके जो प्रोसीजर होने थे, वो भाई वो जो उनके ऑपरेशन होने थे, तो बड़े सीरियस ऑपरेशन है, वो रुके हुए हैं। तो जब भी डॉक्टर उनके ऑपरेशन वो करेंगे और वो तंदुरुस्त हो जाएंगे तो अल्लाह के फजल से वापस आ जाएंगे। बाकी रही बात सियासी के इधर हो या उधर हो, मियां नवाज शरीफ साहब कायद है पार्टी के, वहाँ से भी रहनुमाई फरमाते हैं और जो वो गाइडलाइन देते हैं, जो वो डायरेक्शन देते हैं, उस पर अमल हो रहा है। और इंशाल्लाह ऐसा जो भी सूरत हाल होगी उसमें मुस्लिम लीग नून ही कामयाब होगी अल्लाह। मगर राना साहब, इख्तलाफात की तो खबरें अब मीडिया के ऊपर भी आना शुरू हो गई। खुद आपके पार्टी के लीडर्स के बयानात बताते हैं कि इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार के में। इतलात तो ये है कि पार्टी के कुछ सीनियर पार्लियामेंटेरियंस ने पैगाम दिया है नवाज शरीफ साहब को कि शहबाज शरीफ की मुफाहमती पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ा जाए और शहबाज शरीफ को फ्रंट फेस के तौर पर आगे लाया जाए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा पैगाम दिया है, लेकिन ये जरूर बात है कि मेजॉरिटी जो हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़े और जो आने वाले इलेक्शन है उनसे तवज्जो दी जाए और उसके लिए काम शाम किया जाए। और इंशाल्लाह ये पार्टी स्ट्रेटेजी या पार्टी पॉलिसी जो है वो इलेक्शन के हवाले से बन रही है। मगर राना साहब, फोकस नहीं है ना, फोकस्ड बयानिया नजर नहीं आता। आपके ख्याल में ऐसे किसी पैगाम को पहुंचाने की जरूरत है नवाज शरीफ साहब के पास? आपका खुद का एक स्टेटमेंट मौजूद है जो कि अब्बासी साहब के ऊपर तनकीद है आपकी, उसमें आपके ख्याल में क्या ये पैगाम जाना चाहिए नवाज शरीफ के पास कि एक डिवाइडेड बयानिया जा रहा है आपके वोटर के पास? नहीं, वो तो मेरा कोई कमेंट किया था उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब, शायद अब्बासी साहब ने, कि उनको कोई उनके किया था, तो मैं समझा वो नहीं करना चाहिए था उनको। अगर वो बात है भी किसी को इख्तलाफ भी, किसी के होता है इख्तलाफ, तो क्यों नहीं होता? कुछ मेरी कोई राय है या किसी दूसरे की कोई राय है, तो वहाँ बैठ के बात हो सकती है। मैं समझा उस पर बात जरूर हुई थी कि हमारे वो एक सीनियर रुकन है, उनको नहीं सही लगता जिसके साथ बात करना, वो प्रेसिडेंट है PMLN के। राना साहब, आपका अपना एक सियासी तजुर्बा है, आपका एक सियासी तजुर्बा है सर, आपके ख्याल में क्या नून लीग में ये सोच है कि अगर मुफाहमती पॉलिसी इख्तियार ना की गई तो पार्टी टूट फूट का शिकार होगी? आपका अपना एनालिसिस क्या है इस पर? मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बताता हूँ कि कोई ऐसी मुफाहमती या मुफाहमती बात है ही नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हम समझते हैं कि यहाँ जो फेयर इलेक्शन नहीं होते, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होते और होने चाहिए, वो एक मसला है जिसके लिए हम हमारी जदोजहद है, या हम कहते हैं कि हम यहाँ पे साफ शफाफ इलेक्शन हो और बगैर किसी मुदाखलत के इलेक्शन हो, और जिसको भी लोग वोट दें, जिसका भी कोई मैंडेट जिसको मिले वो अपना हुकूमत बनाए। तो ये एक इशू है जो बहुत बड़ा इशू है हमारे इस डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस पे या इलेक्शनों पे। एक हमारे सवालिया निशान तोड़ते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक नो इट इज हाई टाइम, ये बहुत वक्त की ज़रूरत है कि हम एक साफ सुथरे इलेक्शन की तरफ बढ़े
ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और पाकिस्तान। तो सर फिर उसके लिए तो हुकूमत ईवीएम्स पर काम कर रही है, क्या मुस्लिम लीग नून ऑन बोर्ड होगी हुकूमत के साथ ताकि इलेक्शन के निज़ाम को मजीद फेयर किया जा सके? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊँ इस पर बड़ी हम दो टोक राय रखते हैं। हमारा तो ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उसमें हमने कोई 40 के करीब उसमें अमेंडमेंट्स लाए थे जिसके हमने बेहतर किया था सिस्टम को, इलेक्शनों को, और जिसमें पीटीआई ऑन बोर्ड थी और पीटीआई ने मिलकर हमारे साथ कंसेंसस के साथ वो अमेंडमेंट्स अप्रूव की थी, पास की थी, और पीपीपी भी थी उसमें। अब हमने 3 साल में देखा है इनका जो एक हमारे साथ गवर्नमेंट का रवैया है या पीटीआई की गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल एक एंगेज करने वाली बात जरूर करते हैं लेकिन अपनी जो एक उनका प्रोग्राम है उसको मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म जो की बात की थी इन्होंने, वो भी ला के बिल्कुल सबने एक अपने इजहार करके बड़ा फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते रहे कि मैंने तो ये करके छोड़ना है। तो अब ये करके छोड़ना है तो फिर बैठने से या बात करने से आपने इन्हें करने नहीं देना, उसका मकसद ही फौत हो जाता है। हाँ, अगर सिंसेरिटी इस काज में है इनकी, वो मुखलिस है इसमें कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। सर वो तो कह रहे हैं कि मुखलिस हैं, साफ शफाफ हो। जी चलिए सदाकत साहब से पूछ लेते हैं। सदाकत साहब, राना तनवीर साहब कह रहे हैं कि आप मुसल्लत करना चाहते हैं, अगर आप मुसल्लत करना चाहेंगे तो फिर ये ईवीएम नहीं, और अगर आपकी सदाकत है इसमें, ख्वाहिश है में एक नियति है, तो फिर सर आप बात क्यों नहीं कर लेते? मुल्क के लिए काम करना है, ऐसे आप इंतखाबी निज़ाम के दोनों नारे लगाते रहें, अमली तौर पर आप इकट्ठे ना हो। अच्छा, पहले तो राना साहब ने कहा कि मियाँ साहब वाकई बीमार हैं और इसलिए नहीं आ रहे, तो शायद मियाँ साहब को ये नहीं पता कि मरियम साहिबा ये टीवी पे कह चुकी हैं कि आप मेरे वाले साहब को इंसाफ का यकीन दिलाएं, मैं कल उनको बुला लेती हूँ। तो इसका मतलब है शायद इनकी बीमारी का जो मियाँ साहब को, जो राना साहब को खबर है, वो शायद मरियम साहिबा को नहीं है, या जो उनको है इनको नहीं है, बिकॉज वो कहती हैं कि मुझे कोई गारंटी दे कि मियाँ साहब के साथ उनकी मर्जी का इंसाफ होगा तो वो फौरी बुला लेंगे। दूसरी बात ये कि अगर ये वाकई बीमार हैं और इलाज करा रहे हैं तो जो यूके की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं उनको ये शायद कायल करने में नाकाम हो गए हैं कि वो बीमार हैं। अगर वो बीमार होते और इलाज करा रहे होते तो मेरा ख्याल है उनका वीज़ा एक्सटेंशन में कोई मसला ना होता। रही बात कि बिल्कुल इनका बयानिया है, ये कहते हैं, बड़े मियाँ साहब कहते हैं कि जी इलेक्शन में धांधली हुई, मरियम साहिबा कहती हैं कि धांधली हुई, जबकि शहबाज साहब कहते हैं धांधली नहीं हुई, हमारा अपनी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी 2018 में, वो उस वजह से हम इलेक्शन हारे। यही इनका बयानिया कश्मीर इलेक्शन पे और अभी जो सियालकोट का इलेक्शन है इन पे बयानिया था, जबकि शहबाज साहब कुछ और समझते हैं। लिहाजा इनकी पार्टी डिवाइड भी हो रही है, और चूंकि मियाँ साहब के बाद आगे पार्टी मोरूसी पार्टी है, उसने आगे तकसीम होना है। और आपका ख्याल में इनको डिवाइड करके आप लोग ऐसे ही रूल करते रहेंगे? नहीं, राना तनवीर साहब बेचारे बड़े अच्छे तरीके से उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे कि क्यों शाहिद खाकान साहब का या मोहम्मद जुबैर साहब का रवैया हॉस्टाइल है इनकी तरफ या शहबाज साहब की तरफ। हमें वो पता है, इनको भी पता है, लेकिन ये सीनियर पार्टी के रहनुमा है, जाहिर है इनका काम यही है कि पर्दा डालना। ठीक, पर्दा डाल देना, फिर लेकिन सबको पता है कि कौन किधर है। हमें इनके लोग एक तरफ इलेक्शन जीतने पे हमें मुबारकबादें टीवी पे देते हैं और एक ग्रुप कहता है कि धांधली हुई है, तो जाहिर है बड़ा वाजे है और ये बड़ा वाजे होता है। आप क्या चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आए? सदाकत साहब, आप चाहते हैं नवाज शरीफ साहब वापस आए? आयशा, ये हमारी सियासी मुखालिफ हैं। हमने इनके जो ये एक मोरूसी पार्टी थी उसमें हमने एक हमला किया हुआ है सियासी, तो अगर ये तितर बितर होते तो हमें तो सियासी कामयाबी मिल रही है। हम केपी से मरकज में, वहां से पंजाब में, पंजाब से बलोचिस्तान में, वहां से जीबी में, कश्मीर में करते करते अब हम पूरे पाकिस्तान में हमारा झंडा गाड़ चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो इनकी रही से ही मंदो खैर साहब मुस्कुरा रहे, सिंध रह गया। सदाकत साहब एक बात बताइए मुझे मंदो खैर साहब की तरफ जाना है। सदाकत साहब, क्या आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए? बिल्कुल, मैं इसलिए चाहता हूं, पाकिस्तानी होने के नाते वो 3 दफा के वजीर आजम हैं, वो अदालतों को मतलूब हैं, चाहे इंसाफ मिले ना मिले। हुकूमत अपील में फरीक बनेगी, हुकूमत पाकिस्तान वहां अपील में फरीक बनेगी, फैसला बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान का ये फर्ज ऐन है कि कोई भी आदमी, जिस तरह हम किसी गरीब को नहीं छोड़ते जेल से बाहर, मियाँ साहब को जेल जाना चाहिए और वो साबित करें कि जिस तरह भुट्टो रहे और उनके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, लेकिन वो मुल्क छोड़ के नहीं भागे। और भी पाकिस्तान में मुश्किल हालात हुए, इमरान खान भी बीमार हुए, वो गिरे, उनको बुरा चोट आई,
लेकिन वो मुल्क में इलाज करे। जो जिनकी वाबस्तगियां, जिनका उठना बैठना मुल्क में नहीं होता, उनको सियासत में इतनी कामयाबी नहीं मिलती। लिहाजा जितने भी मुश्किल पाकिस्तान में, जितनी भी सिक्योरिटी सूरत हाल है, जितना भी बुरा इलाज और मुआवजे की सहूलतें, मियां साहब को आना चाहिए और आके तो जो राना तनवीर साहब जैसे मुखलिस वर्कर हैं, इनके कंधे पे हाथ रखना चाहिए ताकि इनका भी हौसला बढ़े, वरना जो हालात नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल बेचारे स्वीप हो जाएंगे। हौसला तोड़ने वाले हालात हैं, सदाकत साहब कह रहे हैं। नून लीग के अंदर जो हालात हैं। मंदोखेल साहब, नवाज शरीफ के वीजे में तौसीक की दरखास्त मुस्तरद हुई है, हुकूमत कहती है कि उन्हें वापस आना चाहिए, मामला अपील में है। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ साहब को वहीं ठहरना, जैसे मरियम का मुतालबा है कि जब तक जो वो मांग रहे नहीं मिलता वापस नहीं आएंगे, वापस आ जाना चाहिए? पॉलिटिकल स्टेक्स क्या हैं? देखिए आयशा, पहली बात तो ये है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पूरे दुनिया को पता है कि एक झूठे मुकदमे में फंसा के उनको सज़ा दिए, जबकि उसको चांस दिया गया कि अगर आप माफ़ी मांगे या लचक पैदा करें तो हम आपको माफ़ करने को तैयार हैं। इसी तरह बीबी शहीद के ख़िलाफ़ रिपोर्टें बन गई है और प्रैक्टिकली हमला हुआ, मगर वो अपनी मौक़िफ़ से हटी नहीं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब जेल के सलाखों में इवन के ज़मानत के लिए वो तैयार नहीं थे। उनकी 2 बेटियां उनके पास जाके रिक्वेस्ट किए, सरदार लतीफ़ कोसा साहब वकील थे उनके, मगर नहीं माने थे। बेटियों की बात मान के तो ज़मानत की दरख्वास्त दाखिल की है। तो ये तो खैर इनका है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब बीमार है, अल्लाह सेहत दे उसको, मगर इन बीमारी को, इनकी सारी सर्टिफिकेट को खुद इमरान खान साहब ने जो इजलास में, काबीना इजलास में, कि हमारे वजीर तो रो रही थी, आंखों में आंसू हो गए कि नवाज शरीफ को इजाज़त दे। तो ये क्या पॉलिसी है कि एक मरतबा आपके वजीर रो रहे हैं और आपके पंजाब के वजीर सेहत बाकायदा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपके मुलाजिम जो शौकत खानम का है, डॉक्टर फैसल, ये सारी टीम उनको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और जब वो चले गए तो आपने चीखना शुरू कर दिए। तो भाई अगर आपने चीखना था तो पहले कर लेते। तो ये सारी चीज़ें तो उनके सामने, हमें उसमें क्या लेना देना, हुकूमत जाने, नवाज शरीफ साहब जाने, नून लीग जाने। हाँ, अलबत्ता मुझे सदाकत अब्बासी साहब की बात भी ऐसी ज़रूर आई है कि हमने अपोजिशन के अंदर जो है ना वो दराड़ें शुरू कर दिया। वो भाई अपोजिशन के अंदर दराड़ें क्या, तो आप क्या खुद जहांगीर तरीन ये दराड़ें अभी आप देखते रहो आपके साथ होता क्या है। जहांगीर तरीन साहब ने जब पहले ही 40 MP और MNA इकट्ठे किए तो आपने फौरी तौर पे उसको एनआरओ दिए, और मैंने उस वक्त भी कहा मुख्तलिफ शो में कि ये एनआरओ सिर्फ बजट तक है। जैसे बजट गुजर गया वो सारी चीजें सामने आ गई। सर, जहांगीर तरीन वाली दराड़ों पे जाते हैं, लेकिन क्या ऑपोजिशन इकट्ठी हो सकती है? आप लोग तो दूर हो चुके हैं ना, दराड़ें तो पड़ गई, वो कहते हैं हमने सब फतह कर लिया, अब तो सिंध रह गया सिर्फ। जी, यहाँ मैं हुकूमत की बात से इत्तफाक करता हूँ, यहाँ मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि अपोजिशन के अंदर दराड़ में हुकूमत कामयाब हो गई। लेकिन हम क्या करें कि हमारी अपनी लोग जो ना, अगर वो दराड़े एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं आपके सामने जिस हल्के में इस वक्त भी आपसे मुखातिब हूँ, यहाँ जब सारी मुस्लिम लीग नून और PDM की बाकी जमातें ये कह रहे पीपल्स पार्टी इस्तीफा दे, और जब ये ज़मनी इंतखाबात आ गया, फैसल वाडा साहब की सीट खाली हो गई है, तो ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब बिलावल साहब के पास चले गए कि भाई हमें आप ये सीट दे दो। मैंने चीखा, मैं चिल्लाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया पे कि एक तरफ आप इस्तीफे मांग रहे, दूसरी तरफ आप सीट मांग रहे, और जब बिलावल साहब ने सीट नहीं दिए तो शोकाज नोटिस भेज दिया। बल्कि मुझे टिकट उस वक्त मिला जब शोकाज मिला। मेरे तो खुशकिस्मती है कि अगर ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब शोकाज नहीं देते, जो कि उसकी अपनी कोई बेचारे की पोजीशन नहीं है, वो तो खुद मुलाजिम को दर्जा रखता है, उन्हें मेरे चेयरमैन को शोकाज दिए, और उस शोकाज का फायदा ये होगा कि पार्टी ने मुझे टिकट दिए, और 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 5 बजे लास्ट टाइम था, 2 बजे मुझे पार्टी ने टिकट दी, वरना इससे पहले पार्टी टिकट नहीं दे रही थी। बोले नहीं अब PDM के साथ। अब जब वो खुद ये उनकी हरकतों की वजह से मैं समझ रहा हूं कि PDM के अंदर दरार पड़ाने वाला सबसे ज्यादा आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब का है। आज भी अगर उसके आप स्टेटमेंट देख लें, उसके स्टेटमेंट मियां शहबाज शरीफ से अलग है, बाकी पार्टियों से अलग है। एक बात तो तय हो गई कि शाहिद खाकान अब्बासी से इख्तिलाफ राना तनवीर को भी है और कादिर मंदोखेल को भी है। एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से पहले जो सदाकत साहब कह रहे हैं कि वो सियासत पर जीत रहे हैं अपोजिशन के सामने, तो अपोजिशन ये कहती है कि अपने घर की खबर लो, जहांगीर तरीन जो दराड़ें डाल रहा है, दरअसल मामला क्या है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। क्या हुकूमत के अंदर की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहाँ जो दराड़ें हैं हुकूमत की, उस पर भी नज़र है? ये जो सियासी फतह की बात कर रही है अपोजिशन के सामने, उसी पर सिर्फ तसल्ली किए हुए हैं? सदाकत साहब, नज़ीर चौहान साहब को तोड़ लिया गया है, और किस किस को तोड़ रहे हैं आप लोग JKT ग्रुप से?
देखिए आयशा, कुछ तो पार्टी के अंदर की बातें हैं जिनका पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं होता, कुछ चीज़ें होती हैं जो पब्लिक के लिए होती हैं। हमारा पब्लिक के लिए ये है, पहली बात कि मंदोखेल साहब ने कहा कि हमने जहांगीर तरीन साहब को एनआरओ दिया, तो क्या जहांगीर तरीन साहब को इन्होंने कहा था कि उन पर कोई इल्ज़ाम है, उनके खिलाफ केस कोई पुराने थे या कोई किसी ऑपोजिशन के खिलाफ कोई तहरीक चलाई थी? इसी हुकूमत ने अपनी इंक्वायरी में जहांगीर तरीन साहब पे एलिगेशन लगाए और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो भी एक्शन हुआ उसके रिएक्शन में उनके कुछ लोगों ने कहा कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और उस पर उनको बिठा के सुना गया। और आज अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कम से कम एक बात तो इमरान खान की साबित हो रही है कि अगर कहीं किसी पे कोई इल्जाम आता है तो जो सख्ती उनकी नवाज शरीफ का साहब के लिए है, जो सख्ती उनके लिए जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के लिए, उतनी सख्ती उनका करीब तरीन का साथी जिसकी पीटीआई के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है जहांगीर तरीन की, उनके लिए भी उनका रवैया मुख्तलिफ नहीं है। ये इमरान खान को बाकी पाकिस्तान की लीडरशिप में से मुमताज करता है और उनकी कमिटमेंट टू द कॉज को सबसे अबव बोर्ड साबित करता है। इस पर जितनी ये सियासत कर लें ये नहीं पहुंच सकते इस बात को कि क्या उधर अब्दुल मजीद गनी है, यहाँ पे वो फवाद हसन फवाद है, यहाँ पे और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, फ्रंटमैन जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो कारोबारी शख्सियात हैं, लेकिन क्या जहांगीर तरीन से करीबी कोई इमरान खान को था? आज जितनी आप बातें कर रहे हैं, नज़ीर चौहान का इशू डिफरेंट था। नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर साहब पे मजहबी इल्जामात लगाए थे जो शायद उससे शहजाद अकबर ने समझा कि उनकी जिंदगी को खतरा है, उन्होंने उनके खिलाफ अपनी एफआईआर कटवाई और जब नज़ीर चौहान साहब ने गलती मान ली कि उन्होंने गलत किया तो वो उनको सदाकत साहब, मैं उस मजहबी मामले पर नहीं जाती, हम सिर्फ सियासी बात करते हैं। ये नज़ीर चौहान साहब ने चंद दिन पहले इमरान खान पर एक टीवी शो में तनकीद की और कहा कि सिर्फ इमरान खान ही पीटीआई नहीं है और ना ही उसकी सोच हतमी हो सकती है। वही नज़ीर चौहान चंद दिन बाद जहांगीर खान तरीन पर तनकीद करते हैं और इमरान खान को लीडर कहते हैं। सवाल यह है कि कैसे तोड़ा गया, कैसे प्रेशराइज किया गया नज़ीर चौहान को? बड़े बड़े पुराने लोग कहा करते थे कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। हम नज़ीर चौहान साहब की गलती को गलती नहीं समझते, वो उनसे कोई भूल चूक हो गई होगी, किसी तरह जज्बात में आ जाते हैं लोग, कोई उनको होगी, लोगों को वजारतें नहीं मिलती। राणा साहब कमेंट करना, मैं आती हूं, आप नज़ीर चौहान की गलती ना माने, राणा साहब से पूछे सुबह का भूला वाली बात है ना, शाम को अपने घर में आ गया तो खत्म होगी बात। सॉफ्टवेयर अपडेट की बात कर रहे हैं, खत्म होगी, सॉफ्टवेयर अपडेट की बात कर रहे हैं, ऐसा ही हुआ? सॉफ्टवेयर वही ना, पुराने जमाने में ये होता था ना कि सुबह का भूला शाम को आ गया। ऑन चौधरी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट ना कर सके आप, सदाकत साहब, ऑन चौधरी का सॉफ्टवेयर ना अपडेट कर सके आप? देखिए ऑन चौधरी ना कोई एमएनए है, ना कोई एमपी है, ना कोई वो पार्टी के कोई ओहदेदार है, वो एक स्पेशल असिस्टेंट थे। और ये तो डे टू डे मैटर्स हैं आयशा, ये कोई मगर मैं उस प्रेशर की बात करी ना, चाय में की प्याली में तूफान नहीं ना। ऑन चौधरी कह रहे हैं मुझे प्रेशराइज किया गया कि आप जेकेटी को छोड़ें या आप अपना ओहदा छोड़ें। इसका मतलब है जो जेकेटी के साथ लोग खड़े हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है पीटीआई को इस वक्त। आप समझ रहे हैं कि वो एक सेपरेट लोग, एक सेपरेट ग्रुप। हाँ, एक वजारत मिल गई, एक वजारत चली गई, ये तो डे टू डे मैटर्स है। क्या बात कर दी है। अच्छा, एक बात पूछनी है मुझे आपसे सदाकत साहब, आपने जिक्र कर दिया माजरत के साथ कि आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इत्तलात ये है कि सियालकोट के जो इंतखाबात थे हालिया, उसमें किसी को टिकट दिलवाने के लिए फिरदौस आशिक आवान साहिबा पर मुबैना तौर पर कुछ इल्जामात सामने आए जो कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में डिस्कस हुए, फिर यहाँ सीएम पंजाब तक आए और फिर उनकी जानिब से फिरदौस साहिबा के सामने रखे गए और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया गया। कुछ है ऐसी बातें? देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आदमी भी किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में या कोई ऐसी फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व होगा तो ये आप छोड़ दें कि अगर जहांगीर तरीन साहब के इल्ज़ाम पे उनको फारिग कर सकते हैं तो किसी को भी कर सकते हैं। फिरदौस आपा भी चूंकि बहुत ही आउटस्पोकन है और बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव पॉलिटिकल वर्कर है, उनके खिलाफ इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहते हैं। मैं आप यही कह सकता हूं कि ये इल्ज़ाम गलत है जब तक मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई। ऐसे कोई मुबैना इल्ज़ामात प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में डिस्कस हुए सर? नहीं, मेरी मालूमात में ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल, मेरा तो ख्याल है कि अगर उनका इस्तीफा है हो सकता है उनको कोई बेहतर पोर्टफोलियो मिलने की खबरें मेरे पास है, लेकिन ये कोई कौम का मसला नहीं है। कौम को गवर्नमेंट ने डिलीवर करना है और कौम हमारे साथ खड़ी है, चाहे उसने इलेक्शन कश्मीर में बता दिया
उन्होंने यहाँ लोकल इलेक्शन में बता दिया, अभी कैंट के इलेक्शन में भी बता देगी, और बाकी पार्टियां सुकड़ रही हैं, पीटीआई फैल रही है। और इस पे हम अपने रोज अपने खिलाड़ी बदलते हैं, राइट इन को लेफ्ट इन खिलाते हैं। मैं आती हूँ, ये आपके जो रोज खिलाड़ी बदलते हैं ना, मैं इसके ऊपर भी आती हूँ। राना तनवीर साहब का कमेंट ले लूं। राना साहब वो कह रहे हैं कि आप लोग प्रेशर में हैं और आप लोग सुकड़ रहे हैं, ये लोग फैल रहे हैं और उनको सियासी फतह मिल रही है और आप पर जो सियासी हमले हैं इनके कामयाब हो रहे हैं। ये सारा काम एक आप समझ लें वो जो होता है ना प्रेशर या दबाव के जरिए या एक सुप्रेशन जो है ना, वो इस हुकूमत का फाशिस्ट एक इनका तरीकाकार है। फाशिज्म पे ये यकीन रखते हैं, तो उस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, जिस तरह सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं लोगों का। लेकिन ये चीजें बिल्कुल मैं आपको बताऊं ये नेचुरल नहीं होती, ना ये देर पा होती है। जब भी थोड़ा सा इनकी आवाज निकलेगी तो आप देखें ये पार्टी, मैं सदाकत अब्बासी साहब को कह रहा हूँ, ये बड़े अच्छे पीटीआई के वर्कर हैं, साथी हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आपको आपके देखेंगे इसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जरा हवा निकलने दें, और हवा जो भरी हुई है वो भी आपको पता है। हवा आप वो हवा भर दी जाए तो फिर बंदा किधर ठहरता है। तो अब यहाँ 2018 से कह रहे हैं क्या राणा साहब जी, मैंने कहा सर कोई तजर्बा है कि ये हवा कम बदवावा तक आ गया, कम मैं कहा बदवावा तक ही रह गया राणा साहब। देखो ना, ये तो कोई गल नहीं। राणा साहब से पूछे कि क्या मतलब है कि नजीर चौहान की तरह इनका भी अपडेट सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा या ये ओन चौधरी की तरह अलग हो जाएगा? सदाकत अब्बासी साहब के बारे में आप क्या फरमाएं, जरा वो वाजे करे कि वो नजीर चौहान बनेगा या ओन चौधरी बनेगा? सॉफ्टवेयर पहली अपडेट है बड़ा जबरदस्त, वो तो उसी लाइन में चल रहे हैं जिसपे उनको जरूरत नहीं है किसी को इनके साथ ओम चौधरी वाला या दूसरे जंगीर तरीन या दूसरा हथियार इस्तेमाल किया जाए। तो अभी मैं आपको एक बात पे बड़ी बताने लगा हूँ कि मैं इनको ये चैलेंज करता हूँ कि जितने इनकी कैबिनेट में या इनके इलेक्टेड लोग हैं, मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ इनके लीडर इमरान खान साहब एक्शन लेके दिखा दे मुझे, चाहे कितना बड़ा भी करप्ट हो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तो मैं इनको मान जाऊंगा, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट खड़ी है चंद वोटों पे। वहाँ ये कुछ नहीं कर सकते, चाहे कोई लूट कर ले, कोई लूट मार कर ले, कोई खा जाए, कोई पी जाए, कोई डिसिप्लिन शो करे, जो मर्जी करे। राणा साहब वो तो आप ठीक कह रहे हैं, ये तो फिरदौस साहिबा ने भी कहा कल इस्तीफे से पहले कि तरीन साहब पार्टी में लाए थे लोगों को, मैं ऐसे किसी बयानिए का हिस्सा नहीं बनूंगी, पार्टी कमजोर होगी, थिन मेजॉरिटी। मगर आप लोग क्या कर रहे हैं? पंजाब में पंजाब हुकूमत तरीन ग्रुप को आड़े हाथों ले रही है, स्पेस बन रही है, यहाँ पार्टी में कुछ ब्रेकिंग्स नजर आ रही हैं, कुछ जगह है, लेकिन नून लीग तो इसका कोई एडवांटेज नहीं ले पा रही, इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी कहती है आए मिलकर फायदा उठाएं। ये बड़ी सीधी बात है, हमें बड़ा तजर्बा है, हम समझते हैं कि जरा ये जो जंगीर तरीन साहब है ना, आपने देखा कि नजीर चौहान का इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, तो अभी हम देख रहे हैं कि जंगीर तरीन साहब कहाँ तक खड़े होते हैं। अच्छा। जब हमें पता चल गया खड़े हैं तो फिर बात हो जाएगी ये, लेकिन ऐसे ही उनकी कीमत ना बढ़ाते रहे हम, कि हम राब्ता करें अस्सलाम वालेकुम जी, और उनकी कीमत अगर आज 10 रुपए है तो 100 रुपए पे फौरन चली जाए इमरान खान की नजर में। तो इमरान खान तो उस वक्त मतलब जेकेटी ग्रुप को फैसला कर लेना चाहिए, तभी कोई स्पेस बनेगी उनकी। चपड़ासी को इंटीरियर मिनिस्टर बना देते हैं, वो तो जरूरत की बात है कि किस तरह जरूरत क्या है कि किसको क्या करना है। चपड़ासी को वजीर बना दो, डाकुओं को साथ में ला लो, कातलों के पीछे पीछे फिरते रहो, ये तो आपके सामने जो हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नेशनल असम्बली के मैंने इनके बंदे से बात की, मैंने कहा यार ये क्या यहाँ पे कोई थोड़ी सी गड़बड़ है, तो क्या पता है उसके साथ 6 वोट है, मैंने हमारी जरूरत है उसको हम कुछ कह सके। मैं आपको बता रहा हूँ सदाकत साहब, तो 4 बंदे ब्लैकमेल, एक बंदा ब्लैकमेल क्या कर सकते हैं इसका? मैंने देखें इनका अपना बयानिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे दौर में अगर सप्तान खान जेल जाते हैं, अगर अलीम खान वजारत छोड़ के जेल जाते हैं, अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ ज़ाहिर मुकदमात होते हैं और FIRs होती हैं, और वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा FIA करता है, कोई ऑटोनमस बॉडी लाइक नैब नहीं करता, तो ये बातें मानने के लिए काफ़ी हैं
कि हमारा जो एक यकीन है गैर मुतज़लज़ल है और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। सदाकत साहब, कंक्लूड क्या होता है सर? कंक्लूड क्या होता है? इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स पर सिर्फ इल्जामात, गिरफ्तारियां और जमानतें और सब बाहर, या तो मुकम्मल तौर पर मामले से बरी हो जाए, लटकाई हुई चीजें, फिर सारी ऑपोजिशन भी कहती है, ऑपोजिशन भी कहती है, जेकेटी भी कहते हैं कि सियासी। जी राना साहब, मैंने कहा दोबारा देखिए ना, अब मुझे बताएं जो इल्जामात इनसे पूछें, जो इल्जामात इन्होंने आसिफ जरदारी पे लगाए थे और 10-11 साल जेल में रखा था, इन्होंने गला फाड़ना था, घसीटना था, पेट फाड़ना था, इन्होंने क्या साबित कर लिया? पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ है उसमें लूप होल्स हैं और अभी तक जो ताकतवर आदमी है, चाहे वो कोई भी हो, वो उसको जमानतें भी मिल जाती हैं, वो मुल्क से बाहर भी चला जाता है। ताकतवर तो हुकूमत है इस वक्त सदाकत साहब, अब 3 साल की हुकूमत के बाद भी सोशली पावरफुल। राना साहब सही बात कर रहे हैं ना सदाकत साहब सुनिए ना, फिर जो राना साहब बात कर रहे हैं सोशली पावरफुल, तो आपकी जमात तो ऊपर थी सर, आप जिसको निकालते हैं फिर वापस वजीर बनाते हैं। पावरफुल देखिए, अगर कोई क्लियर हो गया था तो वो तो इनके पास की बात है ना, आपको ही पता चलता है। मंदोखेर साहब का कमेंट ले लेते हैं। निजाम कमजोर है जी, निजाम हमारा कमजोर है, वरना कितने लोग आपको पता है साबका वजीर मुशीर जेलों में होते हैं। जी मंदोखेर साहब प्लीज। आयशा, वो एक बड़ी कहावत है पुरानी कि एक बंदा था, वो जहाज में था तो कह रहे कि यार मैं उड़ जाता हूँ, दूसरे ने बोला कि अब उड़ जाओ, तो एक उड़ गया, उसके पास वो पैराशूट था, और दूसरा जो इमरान अजीज साहब की तरह वो डायरेक्ट आ गया कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि निज़ाम अदालत सही नहीं है तो फिर पंगा क्यों लिए? फिर आराम से बैठ जाते हैं। आपने जगह जगह जो पंगा लिए, ये वो अनाड़ी खिलाड़ी है, ये वो अनाड़ी वो है, वो क्या कहते हैं, शिकारी है, जो एक फायर अपोजिशन पे करते हैं, 4 फायर अपने लोगों को लग जाती है, तो ये वो खिलाड़ी है। तो भाई ये खुदा का खौफ गले, ये 3 साल आपको अफरा तफरी पाकिस्तान को डबोने में आपको लगे, अल्लाह खैर करे कश्मीर के साथ क्या होने वाला है, लेकिन इंतकाम उसके दिल में है। उसी तरह क्रिकेट की तरह, क्रिकेट में जैसा इमरान कर बया पीटीवी का, आयशा शायद आप छोटी होगी, मैं और तनवीर साहब ने देखा होंगे, वो पीटीवी का जो एक गाना था, इमरान खान साहब ने अभी जब सिंध का नारा लगाया कि सिंध में यलगार करूंगा, तो ठग से मुझ समेत 5 MNA और 2 वजीरों के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत हमें नोटिस भेज दिए। इनको ये नहीं पता कि ये जाले है, ये जेलों से, कोड़ों से, इन शहादतों से, इन चीजों से नहीं डरने वाला है। ये आपका नजीर चौहान नहीं है, कादर मंदोखेर या कादर पटेल या नफीसा शाह या सईद गनी या हमारे नासिर शाह, कि आप नजीर चौहान की तरह हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। और भाई ये जो आपने नोटिस FIA के जरिए भिजवाया है, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हम धड़ेले से जाएंगे, कोई केस नहीं करेंगे, कोई पिटीशन नहीं रखेंगे, हम धड़ेले से जाएंगे। खुदा का खौफ का लो, जब आप खुद समझ रहे हैं कि आपका निजाम कमजोर है, जब आप खुद समझ रहे तो पंगे न लिया करो, फिर आराम से बैठो। जो बाकी 2 साल अगर आपको गुजारना है तो आराम से गुजार, लोगों के काम करो। मंदोखेर साहब, ये पहले तरक्याती पैकेज, फिर ऑपरेशन, अब वफाक की तरफ से एक एक्शन प्लान की बात की गई है। पीपल्स पार्टी में क्या कैपेसिटी इशू है? आप उनकी कैपेसिटी पे बात कर रहे हैं, वहां से सब कुछ आपकी तरफ है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि जब इमरान खान साहब ने एक आवाज उठाया कि मैं सिंध जाऊंगा, तो ठग से FIA का मुझ समेत 5 MNA का 2 वजीरों को नोटिस मिल गए। और भाई वो नोटिस भी किस बात के मिले? जो एक पीपल्स पार्टी के जो वर्कर जो पहले था अब निकाल दिए, उसने एक चीफ जस्टिस साहब के बारे में कुछ कहा, तो भाई हम मुलजिम हो गए, हम जो हमारा जुर्म हो गया। लेकिन क्या करे, शेख रशीद साहब के खिलाफ जो मैं असम्बली में बोलता हूं कि जब तक ये शख्स बकौल इमरान खान की ये चपरासी वजीर दाखिला रहे और यही शख्स उसको मॉनिटर करा, इनको मरवा रहे कि आप इंतकामी करो। भाई ये आप नजीर चौहान में दोबारा रिपीट करो, नजीर चौहान और पीपल्स पार्टी के MNA और MPA में फर्क है। हम कोड़े शहादतें लेने वाले, हम जेल काटने वाले, नजीर चौहान की तरह मिनट में जो है ना वो अपना स्टेटमेंट नहीं बदलते हैं। तो ये फार्मूला अब अपने लोगों पे वो कर दे, इंप्लीमेंट कर दे, हम पे ना करे, हमसे पंगे न ले। हम तो वेलकम कहता हूं। आपने चले हुए कारतूस जो GDA के नाम से थे, उसको हमने बुरी तरह से शिकस्त देके, वो फेबिदा मिर्जा साहब के इलाके में जो पहले इनका MPA जीता था, हमने 46,000 वोट लिए और GDA ने सिर्फ 414 वोट लिए। उन्हीं चले हुए कारतूस को आपने फिर एक मरतबा इकट्ठा करने शुरू कर दिए सिंध हुकूमत पे अलगार बनने के लिए। सदाकत साहब का मैं कमेंट ले लूं। सदाकत साहब, सिंध से बहुत खफगी है आप लोगों की तरफ और वो आपको अनाड़ी खिलाड़ी कह रहे हैं सर, और आपके पास तो वाकई खिलाड़ी रोज बदलने का टाइम है।
आयशा, इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध में हुकूमत है और ज़ाहिर है इनके पास ताकत है और आपको पसंद नहीं है, इसमें भी शक नहीं है। पंजाब में इनके कहीं 1200 वोट निकलते हैं, कहीं 250 निकलते हैं। और इनको बताएं कि कश्मीर में भी को पीपल्स पार्टी जीती नहीं है, बेसिकली नून हारी है क्योंकि 2 धड़े थे, सारा जो मेजर धड़ा पीटीआई के साथ आ गया और नून चूंकि बहुत ही बुरी पॉलिटिक्स उन्होंने की, एंटी स्टेट बयानिया लिया, प्रो मोदी बयानिया, बात करने से मुझे मैं नहीं बोला था, प्रो मोदी बयानिया लिया, इंडियन जो फोर्सेस हैं, जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं, उनके बारे में तकरीरें नहीं की, मोहिबुल्लाह मोहित से मुलाकातें की, यहाँ मोदी से मदद मांगते रहे इनके इस्माइल गुज्जर। इसकी वजह से नून लीग की जो वहाँ पोजीशन थी वो बुरी तरह फ्लॉप हुई और लोगों ने जो पीटीआई का मुखालिफ धड़ा था उन्होंने। सदाकत साहब, बात की तो पंजाब में स्ट्रेटेजी फ्लॉप हो रही है। फयाज चौहान, शमशान बुखारी, मियां असलम इकबाल, फयाज चौहान, फिरदौस आशिका अवान और अब गालिबन फिर वापस फयाज चौहान। सर, इतनी तब्दीली, इतना कंफ्यूजन अपनी स्ट्रेटेजी को लेके कि जिसको टारगेट करना होता है उसके हिसाब से बंदा लाते हैं। आयशा, हालात और वाकयात के मुताबिक हमें तर्जुमान चाहिए होते हैं, कभी तेज कभी सुस्त। इसमें क्या मसला, ये तो कोई अवामी इशू तो है नहीं, अवाम को डिलीवर कर रहे हैं सब। पाकिस्तान में सदाकत साहब, माजरत के साथ आपकी वजीर इत्तलात ने हुकूमत का काम बताना है अवाम को, तेज और सुस्त की अवाम को बताना है कि हुकूमत पंजाब क्या कर रही है, वो कोई भी बता सकता है। नहीं, देखे ना, अब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हमारी ये होती है, हमने जो पंजाब को डिलीवर किया उसी की वजह से हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। पंजाब में सारी आबादी को हेल्थ कार्ड मिल रहा है, पंजाब में 40, पूरे पाकिस्तान में 40% आबादी को हम महंगाई के कार्ड दे रहे हैं, उनको गुर्बत के कार्ड दे रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में जी ये सुन ले जरा, 30 दिसंबर तक सर्वे मुकम्मल हो रहा है और जो आपकी गरीब तरीन सर्वे को छोड़े सदाकत अब्बासी साहब एक काम तो बताओ, 3 साल में मुकम्मल किया कार्ड दे रहे जिससे उनको सस्ती चीजें मिलेंगी और ये हमारे जो 3 साल की कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पे बाकी पार्टियां खत्म हो रही हैं। आप मंदोखेल साहब तैयारी जी, हुकूमत बहुत ही पुरुमीद है कि सिंध में पीटीआई का। अरे सर जी, सदाकत साहब, मंदोखेल साहब इनकी मेजबानी की तैयारी करें, ये हमला करने आ रहे, सियासी हमला सिंध पे कराची में। चले जी। मेरा एक सवाल है सदाकत अब्बासी साहब के सामने कि 3 साल आपने 3 महीने में नया पाकिस्तान बनाना था, 3 साल में एक मुकम्मल प्रोजेक्ट बताओ, ये पाइपलाइन, ये नक्शेबाजी ना बताएं, एक काम बताओ जो आपने मुकम्मल की। चलो चैलेंज करता हूँ। वो तो कह रहे हैं सब खत्म, सिर्फ हम रह गए, मुझे ब्रेक सुने जी। नया पूरे पाकिस्तान में सिंगल सिलेबस आ गया है, पूरे पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा हो गया है, आपके बड़े बड़े मुआशी इशारे सारे ठीक हो गए। अभी सदाकत साहब प्लीज, ये कहां करिकुलम भी पूरे पाकिस्तान में एक नया इंप्लीमेंटेशन पे बात करें, कौन से कर्जे खत्म। सदाकत साहब, अब ये फिगर्स हैं, सिर्फ कोट किए जाए। नहीं, फिगर्स क्या आपके नेशनल इंटरनेशनल फिगर्स हैं। आपका 20 अरब डॉलर का खसारा था, आज सरप्लस हो गया, आपकी करेंसी स्टेबलाइज होगी, आपके रिजर्व बढ़ गए, आपके इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड बढ़ गए, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई। सर, क्यों फिरदौस साहिबा को निकाला है? वो कहती है, मुझे कहते हैं तरीन ग्रुप के खिलाफ बोलो, जो उन्होंने कहा है। दूसरी मर्तबा निकाला है आयशा, पहली मर्तबा नहीं। सीमेंट की प्रोडक्शन, सदाकत साहब ने तस्लीम ही नहीं करना। इस वक्त सदाकत साहब उनको वेलकम करने को तैयार है फिरदौस साहिबा को वफाक में। को दूसरी मर्तबा करप्शन पे निकाला, आपने खुद तस्दीक की है। बात ये कह रहे हैं, मैंने तो पूछा है, उन्होंने तस्दीक नहीं की है। ये आप लोग में से कोई और अपोजिशन है। अगर आपका इल्जाम ठीक है तो पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर भी है जो किसी को करप्शन पे निकालता है। चलें जी, एक छोटा सा लेना है ब्रेक, से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। सियासत में खेल की बात तो होती ही रहती है, मगर हमारे यहाँ खेल भी सियासत का शिकार हो चुके हैं और अब आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। पाकिस्तान का टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल हासिल करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में पहुंचने के बावजूद तमगा न जीत सके और 5वें नंबर पर रहे। मियां चन्नू से टोक्यो तक का सफर अरशद ने अपनी हिम्मत और मेहनत से तय किया। बहुत कम हुकूमती सपोर्ट के साथ वो मेडल तो ना जीत पाए, अलबत्ता उन्होंने कौम के दिल जरूर जीत लिए हैं। ऐसा ही कुछ सफर एक और पाकिस्तानी एथलीट तलहा तालिब ने भी किया, जो गुजरावाला से उठे और टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में सिर्फ 2 किलो के फर्क से मेडल हार गए, लेकिन सबके दिल जीत लिए। दिल जीतने पर कौम खुश तो है, लेकिन क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं।
पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपना आखिरी मेडल 1992 में जीता था, जब हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और अब ये हालत है कि गुज़िश्ता ओलंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी टीम अपने कौमी खेल हॉकी में क्वालिफाई ही न कर सकी। पाकिस्तान को मेडल जीते हुए 29 साल गुजर चुके हैं। जी हां, तकरीबन 3 दहाइयां, और अब मजीद 4 साल इंतजार करना होगा अगले ओलंपिक गेम्स का। पाकिस्तान के 10 खिलाड़ियों और 12 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल 22 रुकनी दस्ते ने टोक्यो ओलंपिक्स के 6 खेलों में हिस्सा लिया। इनमें बैडमिंटन, जूडो, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग और एथलेटिक्स शामिल हैं। अगर ओलंपिक गेम्स की बात करें तो इसमें कुल 46 गेम्स खेली जाती हैं, यानी पाकिस्तान ने बाकी 40 खेलों में शिरकत ही नहीं की। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक एक ओलंपिक्स में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 8 खेलों में हिस्सा लिया है, और वो भी कब? 1956 के ओलंपिक्स में। जबकि 1948 से 1964 तक के ओलंपिक्स में पाकिस्तानी दस्ता 7-7 खेलों में हिस्सा लेता रहा है। पाकिस्तान ने आज तक कुल 14 गेम्स में शिरकत की है, जिनमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, हॉकी, जूडो, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, रोइंग और याचिंग शामिल हैं। इनमें से भी 4 खेल ऐसे हैं जिसमें हम सिर्फ एक मर्तबा हिस्सा ले सके हैं। पाकिस्तान ने 18 ओलंपिक्स में शिरकत करके कुल 10 मेडल अपने नाम किए हैं, जिनमें से 3 सोने के, 3 चांदी के और 4 कांसी के तमगे शामिल हैं। इन 10 मेडल्स में से 8 तमगे हॉकी के मैदान में जीते, जबकि एक मोहम्मद बशीर ने रेसलिंग और एक हुसैन शाह ने बॉक्सिंग में जीता था। 1996 के एटलांटा ओलंपिक्स में पहली मर्तबा पाकिस्तानी खवातीन ने आलमी मुकाबले में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान के 24 रुकनी दस्ते में एक खातून एथलीट शबाना अख्तर शामिल हुई, लेकिन लॉन्ग जंप में पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड तक न पहुंचा सकी। खेलों के मैदान में पाकिस्तान का मजमूई सफर तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की जानिब रवां है। क्रिकेट की चकाचौंध ने बाकी खेलों को जैसे गहना दिया है। रही सही कसर हुकूमत की नाक़िस स्पोर्ट्स पॉलिसी, बोर्ड्स और फेडरेशंस के ज़ाती मसाइल और सिफारिशी कल्चर ने पूरी कर दी है। मीडिया की जानिब से भी क्रिकेट के मुकाबले में दूसरी खेलों को बहुत कम वक्त दिया जाता है। इस ज़िम्न में क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों का शिकवा बहुत हद तक जायज़ है कि वो अगर आलमी मुकाबलों में बड़े से बड़ा तमगा भी हासिल कर लें तो उनको वो पजीराई नहीं मिलती है जो क्रिकेट के सिर्फ एक मैच में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी को दी जाती है। पाकिस्तानियों को मिन हैसुल कौम तमाम खेलों को अपने माशरे का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। खेलों की सरगर्मियां ही माशरे में मुस्बत रुझानात को परवान चढ़ाती हैं। हम अपने स्पोर्ट्स हीरोज़ को सरकारी और अवामी सतह पर पजीराई देकर ही मजीद अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं, और फिर ही हम अपने खिलाड़ियों से ये उम्मीद भी रख सकेंगे कि वो दिल के साथ साथ मेडल्स भी जीत सकें। आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान शरीक, सबका शुक्रिया अदा करेंगे और कोशिश रहेगी कि खेल के मामले पर बात भी करें और हुकूमतों की तवज्जो भी इस पर रहे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।